3 बार सशस्त्र वह जो पहले ही वार झेल लेता है। कार्य समिति के प्रस्ताव का पाठ 16 जुलाई को उपलब्ध हुआ। इसे रॉयटर्स द्वारा लंदन टेलीग्राफ किया गया। गृह विभाग ने उसी दिन राज्य सचिव को महत्वपूर्ण चिह्नित एक तार भेजा जिसमें प्रारंभिक आकलन और योजनाएं दी गईं। तार से भी यही बात पता चलती है। सरकार जानती थी कि उसके पास सितंबर तक का समय है और वह पहले ही इस बारे में निर्णय ले चुकी थी कि हमला करने का सबसे अच्छा समय क्या होगा। गृह विभाग ने राज्य सचिव को सूचित किया, कार्य समिति के प्रस्ताव में आपत्तिजनक अंश हैं। इसका अधिकांश भाग स्पष्ट रूप से पाखंडपूर्ण है और सविनय अवज्ञा का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर भाषा हमारी अपेक्षा से अधिक सुलहकारी है, जबकि मित्र राष्ट्रों और शर्मिंदगी न करने की नीति को त्यागने का निर्णय छोड़ दिया गया है। हालांकि हमारे पास यह मानने का कारण है कि गांधी के मूल मसौदे में ये आवश्यक बिंदु थे। उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा होगा। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क प्रस्ताव जैसा कि लिखा गया है कांग्रेस के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के लिए कोई ठोस आधार नहीं देता, जब तक कि इसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। हम जानते हैं कि अनुसमर्थन से पहले का अंतराल कांग्रेस को प्रचार और अपनी योजनाओं को परिपक्व करने का और अवसर दे सकता है, लेकिन हम चल रही टिप्पणियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और इस अंतराल का अधिकतम उपयोग अपने स्वयं के प्रति प्रचार को विकसित करने और अपनी कार्य योजनाएं तय करने में करेंगे। यह मानते हुए कि प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाता है, इसकी शर्तों यदि उनका कोई अर्थ है तो महामहिम सरकार द्वारा अपील पर विचार करने के लिए एक और अंतराल की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सितंबर से बहुत पहले सविनय अवज्ञा शुरू करने की स्थिति में होने की उम्मीद नहीं करेगी। यदि हमें कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करना है, जैसा कि हमें लगता है कि हमें करना ही चाहिए, तो स्पष्ट रूप से यह वांछनीय होगा कि उनके तैयार होने से पहले ही हमला कर दिया जाए और ऐसा करने का सबसे अच्छा समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुसमर्थन के तुरंत बाद हो सकता है। इस बीच हम प्रांतीय सरकारों से 7 अगस्त तक अपनी योजनाएं पूरी तरह तैयार रखने का अनुरोध कर रहे हैं। तो उनके पास समय तो होगा ही, और सभी की दृष्टि में पहला प्रहार करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि वह पहला प्रहार ही नॉकआउट प्रहार हो। मुझे विश्वास है कि यह अच्छा है। बंबई के गवर्नर लुमली, जिनकी सलाह लिनलिथगो के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ने 17 जुलाई को वायसराय को लिखा, AI.cc बैठक से पहले कोई भी जल्दबाजी वाला कदम न उठाया जाए, ताकि उत्साह की कमी के कारण गांधी जी के रुख में बदलाव की किसी भी संभावना पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद और बशर्ते कि यह मानने का कोई ठोस कारण न हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, मुझे लगता है कि इससे पहले कि वे अपनी योजनाओं को पूरा करें और भावनाएं जगाएं, हमला करना जरूरी होगा। मुझे लगता है कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण यह अधिक आवश्यक है, जिनका निकट भविष्य में समाधान होने की संभावना नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी इस विषय पर यथासंभव काम करेंगे। सर एम हैलेट संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। कांग्रेस से निपटने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने 21 जुलाई को वायसराय को एक गुप्त पत्र भेजा। उन्होंने लिनलिथगो को बताया, एक समय मेरा मन था कि हमें तुरंत कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन गृह विभाग ने हाल ही में एक तार में जो तर्क दिए, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि लाभ का संतुलन प्रतीक्षा में ही है। उन्होंने लिखा कि प्रेस सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करती दिख रही थी। इसमें निश्चित रूप से एक जोखिम था जिससे वायसराय ने कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित किया था, बशर्ते हमारी समाचार एजेंसियां समझदार हों। हैलेट ने वायसराय की बात दोहराते हुए कहा, मुझे अक्सर यह बात हैरान कर देती है कि उनके पास कितनी शक्ति है। मुझे लगता है कि यह दिखाना संभव होगा कि कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती, आंशिक रूप से गैर कांग्रेसी बयानों को पूरी ताकत देकर, जैसे कि फिरोज खान नून का उत्कृष्ट बयान, और आंशिक रूप से यह दिखाकर कि कांग्रेस के बावजूद युद्ध का काम अच्छी तरह से चल रहा है। उन्होंने संभावित दुविधाओं और रास्ते में आने वाली अनिश्चितताओं को सूचीबद्ध किया।
नर ने कहा कि उन्हें हाल के दौरे से पता चला है कि मुसलमान इस बात से आशंकित थे कि सरकार फिर से कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू करेगी और सरकार में हिंदू अधिकारी कांग्रेस का विरोध करने में आधे मन से थे। लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश भारतीयों में सत्तारूढ़ शक्ति के प्रति सम्मान है, तिलेट ने कहा और आगे कहा, बशर्ते वह शासन करे और प्रभावी ढंग से शासन करे। इसलिए यदि हम शून्यकाल में जब भी हो कांग्रेस का पक्ष ले सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन को, चाहे वह किसी भी रूप में हो, ज्यादा समर्थन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक तक की अवधि में स्थिति बिगड़ेगी। बेशक एक जोखिम है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से मामूली मानता हूं कि कांग्रेस अपना प्रभाव बढ़ा लेगी, लेकिन दूसरी ओर उनके बयान और भी मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं और इससे हमें ब्रिटिश जनमत को दमनकारी उपायों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। गवर्नर ने निष्कर्ष निकाला, मुझे दृढ़ता से लगता है कि हमें कांग्रेस को रास्ते से हटाना होगा और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि धुरी राष्ट्र विरोधी बयानों को देखते हुए नेहरू और आजाद के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं है, लेकिन हमें गांधी का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और कांग्रेस संगठन और कांग्रेस प्रेस के लिए भी। लिनलिथगो को अन्य गवर्नरों से भी इसी प्रकार की सलाह मिल रही थी। उन्होंने कई पूछताछ की थी। मद्रास के गवर्नर सर ए होप ने 23 जुलाई को वायसराय को लिखा और इस बात पर आम सहमति है कि कांग्रेस एक आपराधिक मूर्खतापूर्ण कार्य करने की सोच रही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, स्थानीय कांग्रेस नेताओं में चरमपंथियों के अलावा वास्तविक चिंता है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी अवज्ञा आंदोलन को यहां बहुत अधिक समर्थन मिलेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश में यह तमिल की तुलना में अधिक मजबूत होगा। एक बात पर सभी एकमत हैं कि यदि कोई जन आंदोलन शुरू होता है तो उसे शुरू में ही कुचल दिया जाना चाहिए। खुद को फांसी देने के लिए लंबी रस्सी के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जाता है और निश्चित रूप से मैं नहीं। मुझे लगता है कि एक लंबी रस्सी कांग्रेस की गर्दन की तुलना में हमारे पैरों को उलझाने की अधिक संभावना है और मुझे पता है कि यह आपका भी विचार है। इसी तरह इस प्रकरण के खलनायक गांधी के संबंध में होप ने लिखा, उनका अभी भी अज्ञानी जनता के बीच बहुत प्रभाव है और उनके नाम या स्वास्थ्य की स्थिति का कोई भी उल्लेख उन्हें उत्तेजित करता है। यदि अगर आंदोलन किसी भी नतीजे पर पहुंचता है तो मेरा सुझाव है कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और मॉरिशस या केन्या निर्वासित कर दिया जाए और प्रेस में उसका कोई भी जिक्र न हो। अगर वह उपवास करता है तो इसकी जानकारी किसी को न दी जाए और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने बाद इसकी घोषणा की जाए। होप ने वही आशंका व्यक्त की, बल्कि कड़ी कार्रवाई के लिए वही अतिरिक्त तर्क दिया जो अन्य सलाहकार दे रहे थे। एक बात जो गैर कांग्रेसी लोगों के बहुमत को डर है, उन्होंने बताया, वह यह है कि कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस द्वारा खुद को अपनी असली रोशनी में दिखाने के बाद विश्व जनमत इस बात पर सहमत होगा कि अब कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि महामहिम की सरकार स्थिति में बदलाव को समझेगी और अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के रवैये में किसी भी स्पष्ट कमजोरी के बहकावे में नहीं आएगी। उन्हें लग सकता है कि वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वे बिल्कुल अविश्वसनीय लोग हैं और अगर हम उनके साथ आगे कोई भी बातचीत करते हैं तो इससे भारी नाराजगी होगी। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर एम हैलेट ने अगले दिन वायसराय को एक और टेलीग्राम द्वारा अपनी पिछली सिफारिशों का पालन किया। उन्होंने उस रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जो खुफिया निदेशक ने 2 दिन पहले 22 जुलाई को प्रस्तुत की थी। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस अभियान की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। नेता बैठकों को संबोधित कर रहे थे जिनमें मौखिक रूप से निर्देश दिए जा रहे थे। स्वयंसेवकों की संख्या और कौमी सेवा दल को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे और आंदोलन में सविनय अवज्ञा के सभी ज्ञात रूपों को शामिल किया जाना था, जिसमें टेलीग्राफ के तार काटना भी शामिल था। यह जानकारी विश्वसनीय प्रतीत होती है, गवर्नर ने टिप्पणी की, और निस्संदेह आपको अन्य स्रोतों से भी इसकी पुष्टि मिल जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक 15 सितंबर को समाप्त होने वाला अल्टीमेटम जारी करेगी, लेकिन अल्टीमेटम में स्पष्ट रूप से अपनाए जाने वाले तरीकों को छिपाया जाएगा।
कार्रवाई करने से पहले अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने तक या बॉम्बे बैठक के बाद थोड़े समय के लिए भी इंतजार करना विनाशकारी होगा, क्योंकि देरी से कांग्रेस को संगठित होने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसका मतलब है कि खेती की गतिविधियों में सुस्ती, 2 बड़े धार्मिक त्योहारों की निकटता और 3 बर्मा के मोर्चे पर युद्ध के संभावित तीव्र होने के कारण आंदोलन अधिक अनुकूल मौसम में शुरू होगा। प्रस्ताव के प्रकाशन और बॉम्बे बैठक के बीच देरी, हालांकि कांग्रेस को संगठित होने का समय दे रही थी, का फायदा यह हुआ कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में कांग्रेस के प्रति विरोधी राय सामने आई। इसके लिए और समय की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर हम बॉम्बे बैठक के बाद कार्रवाई करने में देरी करते हैं, तो बयानों और चर्चाओं का एक सामान्य दौर शुरू हो जाएगा जो मुद्दे को और उलझा देगा। डेली हेराल्ड के लेख और वास्तव में सभी राय कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस प्रेस में तीखी आलोचना की गई है और स्पष्ट रूप से उन्हें अपने रवैये पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। देरी से की गई कार्रवाई भारत में हमारे समर्थकों को भी हतोत्साहित करेगी, जिनकी संख्या सबसे कुशल प्रचार अभियान द्वारा भी कभी भी व्यापक रूप से नहीं बढ़ेगी, बल्कि अनिश्चितता की अवधि लंबी होने पर घट सकती है। मेरे सलाहकारों का मानना है कि बंबई बैठक से पहले कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि शून्यकाल बैठक के तुरंत बाद होना चाहिए। जब यह मान लिया जाए कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, तो महामहिम सरकार को अपनी नीति दोहरानी चाहिए और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में घोषणा करनी चाहिए। एक हफ्ते बाद और बॉम्बे अधिवेशन से लगभग एक हफ्ते पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर आर लुमली ने भी इन्हीं बिंदुओं पर जोर दिया और शून्यकाल की जरूरत पर जोर दिया। वायसराय को भेजे एक तत्काल गुप्त तार में उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को कांग्रेसी हलकों के बाहर लगभग कोई समर्थन नहीं मिला। इसके विपरीत कई लोगों ने प्रस्तावित कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था। इस भारी विरोध के बावजूद लुमली ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस को गुजरात में भारी समर्थन मिलेगा और बॉम्बे शहर में भी सराहनीय समर्थन मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि जब गांधी गिरफ्तार होंगे और अगर वे उपवास करेंगे तो यह एक गंभीर समस्या बन जाएगी। पटेल गुजरात में संगठन बना रहे हैं। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो कहा जाता है कि पटेल ने निजी बैठकों में श्रोताओं से कहा था कि इस बार हिंसा से ज्यादा हिचकिचाना नहीं चाहिए। राज्यपाल ने निष्कर्ष निकाला, आमतौर पर विरोध इस स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के पास अपने अनुयायियों को आदेश देने के लिए बहुत कम समय है। यह स्पष्ट है कि भारत और विदेशों में विरोध प्रदर्शनों का पटेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सिवाय इसके कि वे और अधिक उग्र हो गए हैं। नेहरू आजाद समूह पर इसका इतना प्रभाव पड़ा है कि विभाजन या स्थगन संभव हो सके, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि गांधी उपवास के जरिए हम पर अधिकतम दबाव डालना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक बॉम्बे की बैठकों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कांग्रेस अपनी चुनौती पर जोर नहीं देना चाहती, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी को स्पष्ट कर देना चाहिए जो यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो करेगी, हम चुनौती का डटकर सामना करेंगे। अगले दिन 1 अगस्त को मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर सर एच ट्विनम ने वायसराय को अपना अंतिम आकलन और सिफारिश भेजी। प्रांतीय कांग्रेस समितियां इस आशय के प्रस्ताव पारित करने में व्यस्त हैं कि वे गांधी जी के धमकी भरे आंदोलन का समर्थन करेंगी। जहां तक प्रांतीय कांग्रेस समितियों का सवाल है, मुझे संदेह है कि उनकी व्यवस्थाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। अभी भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने जनता को उकसाया है। वास्तव में सभी सबूत इसके विपरीत हैं, या किसी अभियान की योजना बनाई है या उसका आयोजन किया है। फिर भी गवर्नर ने कहा, कार्रवाई तेज और दृढ़ होनी चाहिए। हालांकि मैं आंदोलन शुरू होने से पहले ही उसका सिर कलम करने के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकता, फिर भी मुझे लगता है कि गांधी जी द्वारा एक जन आंदोलन खड़ा करने की संभावनाएं बहुत कम हैं। हालांकि हमें आंदोलन शुरू होते ही उनका सिर कलम कर देना चाहिए। मुझे आज भी 1932 में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ मिली सफलता साफ याद है, जब मैं बंगाल में जवाबी कार्रवाई का प्रभारी था। उस आंदोलन में आतंकवादी अभियान का सबसे बुरा रूप शामिल था। फिर भी शून्यकाल के दौरान इसकी सारी योजनाएं तैयार करके, सभी कांग्रेस कार्यसमितियों को गैरकानूनी घोषित करके और उनके परिसरों पर कब्जा करके आंदोलन को लगभग 3 हफ्तों में नियंत्रण में कर लिया गया
और कई मामलों में स्थानीय कांग्रेस समितियों के सदस्यों को गिरफ्तार भी नहीं करना पड़ा। लंदन में भारत के राज्य सचिव अमेरी पहले हमले को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित थे। वह लगातार वायसराय को तार भेजकर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही कांग्रेस नेता वर्धा में इकट्ठा हुए, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रस्ताव की संभावित शर्तों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके आने वाले दिनों में पारित होने की उम्मीद थी। हालांकि ये शर्तें उतनी दूर तक नहीं पहुंची जितनी की अनुमान लगाया गया था। अमेरी ने 13 जुलाई को एक अत्यंत जरूरी, निजी और व्यक्तिगत तार में वायसराय से कहा, यह निश्चित रूप से इस तथ्य को कम नहीं करता कि ये निर्देश जनता को जारी किए गए हैं। यह न तो कोई दोहराव है और न ही कोई सहायक उपाय, बल्कि यह अनगिनत व्यक्तिगत शिकायतों और खुले संघर्ष व सशस्त्र दमन के मामलों को जन्म देने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक कदम है, जिस पर एक सार्वभौमिक आंदोलन आधारित होगा और जो मित्र राष्ट्रों से अपील को उचित ठहराएगा। अगर आप गांधी की योजना को इस नजरिए से देखें, तो इस आधार पर ऐसी चुनौती स्वीकार करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण होगा कि सरकार के खिलाफ अभी तक कोई अवज्ञाकारी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे गांधी को अपना अभियान शुरू करने का समय मिल गया। और अमेरी ने एक कहावत उद्धृत की जिसका उन्हें बार बार उल्लेख करना था, जिसका झगड़ा जायज है वह दुगुना हथियारबंद है, लेकिन जिसका पहला वार तुरंत होता है वह तिगुना हथियारबंद है। उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री चर्चिल को 1 मिनट दिया। उन्होंने प्रस्ताव के प्रस्तावित पाठ की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा, इस प्रस्ताव का उद्देश्य, जो स्पष्ट रूप से भारत से हमारी वापसी के आह्वान वाले एक अधिक व्यापक प्रस्ताव की शुरुआत है, स्पष्ट रूप से अशांति का माहौल बनाना और अधिकारियों के साथ खुले संघर्ष को भड़काना है, ताकि माहौल तब तक विषाक्त रहे जब तक हम बाद में कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस न जुटा लें। मेरे विचार से एकमात्र समाधान तत्काल कार्रवाई करना है। जो उचित झगड़ा करता है वह दुगने हथियारों से लैस होता है, लेकिन जो पहले हमला करता है वह तिगुने हथियारों से लैस होता है। मुझे उम्मीद है कि अगर यह प्रस्ताव वास्तव में हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित शर्तों के अनुरूप है, तो कैबिनेट आज दोपहर लिनलिथगो को गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार दे देगी। हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो अब निश्चित रूप से हमारे दुश्मन हैं, जो जापानी जीत में विश्वास करने के लिए इच्छुक हैं और किसी भी तरह से जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के लिए दृढ़ हैं। उन्हें खुश करना या उन पर हमले में देरी करना केवल सेना और अन्य सभी वफादार तत्वों का मनोबल गिरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में इसका कोई गंभीर असर होगा। वैसे भी हिचकिचाहट और कमजोरी के असर जितना गंभीर कुछ भी नहीं। चर्चिल निश्चित रूप से गांधी पर हमला करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और अमेरी, जो चर्चिल को अच्छी तरह जानते थे, ने इस मुद्दे को ऐसे शब्दों में रखा जिससे चर्चिल की हार्दिक स्वीकृति मिलना तय था। अमेरी ने 2 दिन बाद 15 जुलाई को वायसराय को लिखे अपने निजी पत्र में इस विषय पर फिर से बात की। अमेरी ने लिखा, आखिरकार हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो एक वैकल्पिक भारतीय सरकार माने जाने के दावे को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और चतुराई से इस दावे को कदम दर कदम मजबूत कर रहे हैं। किसी न किसी मोड़ पर हमें यह स्पष्ट करना ही होगा कि हम ही भारतीय सरकार हैं और यह दावा एक बुलबुला है जिसे फुलाया जा सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा कोई कार्रवाई न करने की सरासर विफलता इस बुलबुले को और फुला सकती है। पिछले सत्याग्रह आंदोलन में यही हुआ था और अगर ऐसा लग रहा था कि इस बार भी नतीजा वही होगा, तो शायद यही रास्ता अपनाना सुरक्षित लगता। लेकिन क्या ऐसा है? एक बात मुझे लगता है सबसे जरूरी है, अमेरी ने जोर देकर कहा, और वह यह कि आपको या तो खुद या अपनी परिषद के जरिए यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि युद्ध के दौरान सरकारी मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या फिर 28 अप्रैल को यहाँ जो कहा गया था उससे आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे सचमुच अफसोस है कि सर सीपी रामास्वामी अय्यर अगस्त की शुरुआत तक उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि आप उनसे तुरंत कांग्रेस पर कार्रवाई करने और यह स्पष्ट करने के लिए कह सकते थे कि कोई आत्मसमर्पण या किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। 24 जुलाई तक
यह स्पष्ट हो गया था कि चीजें अपने क्रम में चल रही थीं और कांग्रेस और खासकर गांधी जी पर जोरदार दबाव डालने का एक नया संकल्प था। अमेरी ने संतोष के साथ कहा, इस बार गांधी के कार्य प्रेस के लिए यहाँ और अमेरिका दोनों जगह बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं कह सकता हूं कि लॉबी पत्रकारों और अमेरिकी प्रेस के साथ कुछ खुलकर बातचीत करके मैंने मदद की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यतः सारा श्रेय गांधी और नेहरू को जाना चाहिए। यहां तक कि डेली हेराल्ड और अब आधिकारिक लेबर पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है। इन सबका उस बुजुर्ग पर या अखिल भारतीय समिति की बैठक में उस पर कोई असर होगा या नहीं, यह तो कोई भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी प्रतीक्षा करने और समय से पहले कोई कार्रवाई न करने की नीति को सही साबित करता है। दूसरी ओर, एक बार जब आपको यकीन हो जाए कि वह और उसका समूह सचमुच शरारत कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी आप उन पर हमला करेंगे उतना ही बेहतर होगा। मेरी और उससे भी ज्यादा जोर देकर चर्चिल इस बात पर जोर दे रहे थे कि जैसे ही कांग्रेस नेताओं, खासकर गांधी जी को हिरासत में लिया जाए, उन्हें पूर्वी अफ्रीका के युगांडा हवाई मार्ग से ले जाया जाना चाहिए। लिनलिथ को शुरू में थोड़े संशय में थे, लेकिन अब तक वे इस विचार से सहमत हो चुके थे। मेरी ने लिखा, मुझे खुशी है कि आप मुख्य समूह के संदर्भ में युगांडा पर मेरे विचार से सहमत हैं। यह घटना न केवल नाटकीय है, बल्कि यह तथ्य कि वह पूरी तरह से पहुंच से बाहर है, मृत्यु के समान प्रभाव डालता है। लोग उनके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। समस्या हमेशा की तरह गांधी जी ही थे। वे ही थे जिन्हें हर कोई पहुंच से दूर और नजरों से उजड़ रखना चाहता था, लेकिन चिकित्सा मूल्यांकन यह था कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वे हवाई यात्रा के तनाव को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके मामले में प्रस्ताव को थोड़े खेद के साथ संशोधित किया गया। मुझे बहुत खेद है, अमेरी ने लिखा, कि गांधी जी का स्वास्थ्य उन्हें यूसुफ बर्मा के नेता के साथ वहां जाने की अनुमति नहीं देता। मैं अस्थायी रूप से अदन का सुझाव दे रहा हूं, जिसका अर्थ केवल समुद्री यात्रा है, लेकिन आपको वह भी असंभव लग सकता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमें किसी भी तरह से उनके निधन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, भले ही हम आमरण अनशन की धमकी से ब्लैकमेल होने को तैयार न हो। मुझे विलियर्स द्वारा नेहरू के साथ की गई बातचीत के विवरण में बहुत रुचि थी, जो उस व्यक्ति की एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश करता है जिसे मैंने धीरे धीरे खुद बनाया है। अमेरी ने आगे कहा, एक ऐसे व्यक्ति की जो इतिहास की अपनी ही विकृतियों और अंग्रेजों की कटु आलोचना के जाल में उलझा हुआ है, जिसने उसे सभी वास्तविक तथ्यों से अंधा कर दिया है। यह प्रकार अन्य देशों के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के बीच भी अपरिचित नहीं है। उदाहरण के लिए दे वलेरा, हालांकि उनमें स्पष्ट रूप से कुछ कार्यकारी क्षमताएं हैं। वायसराय ने धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने हड़ताल करने वालों अर्थात राज्यपालों के परामर्श से यह निर्णय लिया था कि यह हड़ताल 8 अगस्त को बंबई में होने वाली बैठक के तुरंत बाद की जाए, और वे व्यवस्थित रूप से इसकी जमीन तैयार कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। कैद किए गए कम्युनिस्टों को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने और उस समय के प्रमुख कम्युनिस्ट गांधी जी का विरोध करने के लिए समय पर रिहा करने की तैयारी की गई। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और जैसा कि मैंने द ओनली फादरलैंड में बताया था, वे सर के साथ पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके थे। रेजिनाल्ड मैक्सवेल गृह सदस्य और ब्रिटिश सरकार के अन्य प्रतिनिधि और जब गवर्नर उनके निर्देशन में उस सुबह हमले की योजनाएं बना रहे थे, लिनलिथ को स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अमेरी जो चाहते थे वह पहले हो, अर्थात वह अपनी परिषद में भारतीयों को शामिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ताकि चल रही गिरफ्तारियां आदि यह दर्शा सकें कि उनकी पूर्ण स्वीकृति से की गई थीं। और इस प्रकार कदम अंतिम रूप ले लिए गए। गृह विभाग ने 24 जुलाई और बाद में 3 अगस्त को विदेश मंत्री को भेजे गए तत्काल टेलीग्राम में इनका सारांश दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्य समिति के प्रस्ताव के अनुसमर्थन के बाद कांग्रेस नेताओं को जेल भेजा जाना था, जेल में उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाना था, आदि।
24 जुलाई के अपने टेलीग्राम में गृह विभाग ने लंदन स्थित युद्ध मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पर उसकी राय पूछी, जो पहले ही प्रसारित हो चुका था और जिसका लंदन में अमेरी और वायसराय दोनों ने समर्थन किया था। मुख्य उद्देश्य सभी को पूरी तरह से अलग थलग करना होगा। गृह विभाग ने कहा, उन्हें कांग्रेस नेताओं को बाहरी संपर्क से दूर रखें और इस संबंध में हम कार्यसमिति के 6 या 8 महत्वपूर्ण सदस्यों को युगांडा निर्वासित करने के प्रस्ताव पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हम समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अतिवादी मानी जा सकती है, लेकिन इसका यहाँ गहरा प्रभाव पड़ेगा और यदि आप इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं तो हमें खुशी होगी यदि आप युगांडा के गवर्नर को सूचित कर सकें और हमें सीधे उनके साथ विस्तृत व्यवस्था करने के लिए अधिकृत कर सकें। कुंजी आश्चर्य में निहित होगी, क्योंकि गृह विभाग ने कहा कि गांधी और कांग्रेस आंदोलन के औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद ही कार्रवाई की उम्मीद करेंगे। इस संभावना पर भरोसा करते हुए कि गांधी जी आंदोलन शुरू करने से पहले अनुमोदन के बाद एक अंतराल की अपेक्षा करेंगे और इसलिए उन्होंने इस बीच अपने अनुयायियों को अपने विस्तृत निर्देश प्रसारित नहीं किए होंगे, विभाग ने टेलीग्राफ किया। हमें कुछ उम्मीद है कि यह कार्रवाई इस कदम को कभी भी आकार लेने से रोक सकती है। यदि गांधी जी ने उपवास करने का निर्णय लिया तो गृह विभाग ने कहा कि इस स्तर पर बिल्ली और चूहे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात जैसे ही उनके जीवन को खतरा होगा उन्हें रिहा कर दिया जाएगा ताकि सरकार के कैदी के रूप में उनकी मृत्यु की संभावना से बचा जा सके। गांधी जी और अन्य लोगों को निर्वासित करने का प्रस्ताव लगातार जारी रहा। 29 जुलाई तक पूर्वी बेड़े के कमांडर इन चीफ ने प्रथम समुद्री लॉर्ड को एक अत्यावश्यक, अत्यंत गोपनीय, महत्वपूर्ण टेलीग्राम में सूचित किया कि वायसराय ने कैदियों को युगांडा के लिए किलिंडनी ले जाने के लिए 8 अगस्त तक एक युद्धपोत बंबई भेजने का अनुरोध किया है और वह ITMS का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। मैनक्समैन से इस उद्देश्य के लिए संपर्क किया। 22 अंततः प्रस्ताव को त्याग दिया गया, जबकि पंजाब, मद्रास और मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर निर्वासन के पक्ष में थे। अधिक प्रभावशाली गवर्नर लुमली और हैलेट, साथ ही बिहार के गवर्नर ने इस कदम का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि नेताओं को वास्तव में भारत के भीतर प्रभावी रूप से अलग थलग किया जा सकता है। एक बार वे चले गए तो उनके बारे में फैलाई जा सकने वाली अफवाहों का मुकाबला करना भी उतना ही कठिन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गांधी आगे बढ़ते हैं और उपवास शुरू करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे मर रहे हैं तो उन्हें मुक्त करना असंभव होगा ताकि वे सरकारी हिरासत में न मरें। जब प्रस्ताव वायसराय की परिषद के समक्ष लाया गया तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और वायसराय, जिन्होंने, जैसा कि हम देख चुके हैं, यह निर्धारित किया था कि उन्हें निर्णयों में एक पक्ष के रूप में शामिल करना रणनीति का एक अनिवार्य तत्व था, ने फैसला किया कि इन परिस्थितियों में लाभ का संतुलन भारत के भीतर नेताओं को कैद करने में निहित है।